बंधुओं, अभी कार्यक्रम 5 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, आने वाले हैं। बापूराव लेले जी, नारायण खड़गे जी, रामनाथ जी, कुछ लोग करेक्ट बताता हूँ। कार्यक्रम में सबसे पहले अटल जी कार्यक्रम की शुरुआत 20 वर्षों से करेंगे ना अटल जी। हरि ओम स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रचोदश्वामरुतः पृश्नीवादरश्वञ्जातानुविदधेषु दक्षो यः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्जगतराः हिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्यशेम देवगी सञ्जलायुः शतमिन्नु शरदो अञ्जीरेवायत्रानश्चक्राजरसान्तनूनाम् उत्तरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो। सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सम्माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री रामकृष्ण आडवाणी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और वरिष्ठ प्रचारकों में से एक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, आदरणीय बापूराव लेले जी, आदरणीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री रामनाथ जी, आदरणीय अप्पा खड़गे जी, आदरणीय नारायण खड़गे जी एवं पंचवटी में उपस्थित सभी माताओं, भाइयों, बहनों और बंधुओं, श्री बापूराव लेले अभिनंदन कार्यक्रम में आपके पधारने का स्वागत है। हम सब के अपने बापूराव जी के 81 वर्ष पूरे होने पर
आज का यह स्नेह मिलन आयोजित किया गया है। स्नेह मिलन एक पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए नितांत अनौपचारिक है, परंतु अनौपचारिकताओं को निभाने के लिए भी कुछ औपचारिकताओं को निभाना होता है। ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत की औपचारिकता से पूरी होती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री राम नाईक जी से कि वे मंच पर आती अपने सम्मानीय परिजनों का स्वागत करें कुछ गुच्छों के द्वारा। श्री राम नाईक जी सबसे पहले सम्मानित प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दिल्ली जी का हमारे नारायण करते जी का हमारे बाबूराव मेरे जी और सबका स्वागत करने वाले श्री राम नाईक जी का स्वागत की इस औपचारिकता और उन्होंने बाबूराव जी को लगभग सभी रूपों में देखा है। बाबूराव जी के ऐसे मित्र श्री राम नाईक जी से निवेदन है कि वह प्रस्तावित भाषण। माननीय बाबूराव लेले जी, अभिनंदन समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, समारोह के अध्यक्ष आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, नारायण करते जी, इस कार्यक्रम के निमंत्रक डॉक्टर अप्पा घटाटी जी, श्रीकांत जोशी जी, इस अभिनंदन समिति के सभी मान्यवर सदस्य, आज के कार्यक्रम में दो सुखद संयोग है। हमारे प्रमुख अतिथि जो एक समय पत्रकार थे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इस समारोह की अध्यक्षता भी एक पत्रकार ही करे जो आज हमारे गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। शायद ही ऐसा संयोग हो सकता है कि तीनों पत्रकार अलग अलग भूमिका में आज यहाँ पर उपस्थित। दूसरा एक सुखद संयोग यह भी है कि 13वीं लोकसभा के बाद जो अटल जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, उस सरकार को कल ही 2 साल पूरे हुए और आने वाला जो विवाद वो है 21 अक्टूबर जनसंघ की स्थापना को, उस समय पर 50 साल पूरे होंगे। तो कल और फिर आने वाले रविवार ऐसे 2 कार्यक्रमों के बीच यह एक कार्यक्रम हो रहा है और बाबूराव जी को 21 साल पूरे हुए, 81 साल पूरे हो गए और जब मैंने उनकी जन्म तारीख देखी तो उनका जन्म हुआ 29 फरवरी 1920 में। 29 फरवरी को जन्म लेने वाले हम सबको याद है, ऐसा एक और एक नाम है वो मुरारी देसाई जी, लेकिन ये बाबूराव जी का जन्म और हम में से कई लोग कई कारणों से उनके संपर्क में आए। मेरा उनका पहला संपर्क जब मुंबई में मैं 1955 में नौकरी करने के लिए गया, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में अपर डिवीजन क्लर्क करके काम करता था और कोर्ट में ही मैं अपने संघ कार्यालय में रहता और कोर्ट विभाग मुंबई का जो है वह रात को 8 बजे के बाद सब काम समाप्त होता है। तो वहाँ जो होटल में काम करने वाले लड़के होते हैं उनकी हमारे एक रात्र शाखा थी। मैं उस रात्र शाखा का मुख्य शिक्षक था। हमारी रात्र शाखा 10:30 से 11:30 बजे चलती, ऐसी रात्र शाखा और कहाँ में नहीं चलती। तो बीच में जो समय मिलता था उन दिनों में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन बहुत प्रभाव से चल रहा था और हिंदुस्तान समाचार का मुंबई का कार्यालय एक छोटे से कमरे में था। तो जो खबरें आती थी वो बाबूराव जी और बाकी के लोग लिखते थे, लेकिन मेरा हस्ताक्षर थोड़ा अच्छा था तो पक्की खबर अखबार में भेजने के लिए जो अच्छा लिखना पड़ता था, उस समय पर टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं थे। तब मैंने पहले बाबूराव जी को नजदीक से देखा
और अधिक नकदी से जब मैं 1989 में यहाँ सांसद करके चुनकर आया तो अटल जी का मार्गदर्शन है, अडवाणी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन बाबूराव जी का जो मार्गदर्शन, जो नया यहाँ कोई आता है, मुझे उन्होंने पहले दिन 3 घंटे सारी संसद दिखाई। इतना ही नहीं तो लाइब्रेरी में कहाँ क्या मिल सकता है, कैसा उपयोग हो सकता है। तो जो भी महाराष्ट्र से यहाँ नया आता है केवल सांसद के रूप में नहीं, कोई काम के लिए आता है, बीमार हो गया तो उसको दवा देने से, यानी केवल महाराष्ट्र से जो भी यहाँ लोग आते हैं ऐसे सबका, और इसी दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि वो हमारे सबके संपर्क सेतु जैसे बने हुए हैं। और ऐसे बाबूराव जी, उन्होंने दिल्ली में अपनी पत्रकारिता और एक ऊंचाई पर ले गए। पत्रकार दिल्ली में बहुत हैं, लेकिन मराठी भाषी के यहाँ आने के बाद इस प्रकार की ऊंचाई छूना कि जिनको 2 साल के पहले ही बड़ा हिंदी अकादमी की ओर से सम्मान दिया गया, ऐसे बाबूराव जी का हम लोगों ने सोचा कि पहले जैसे वो नहीं मिलते। अब 81 साल पूरे होने के बाद पहले जैसे वो मिले, अपेक्षा करना भी गलत है। और फिर कभी वो दिल्ली में है, कभी जलगांव में जाते हैं, कभी पुराने लोगों को मिलने के लिए जाते हैं। तो इसका एक उचित लाभ लेकर हमने सोचा कि अटल जी, अडवाणी जी और दत्तोपंत जी है सभी परिवार के, क्योंकि बाबूराव तो अविवाहित है, वो सबको मालूम है। ऐसे लोग अपने पास बहुत है कि जिनका परिवार, घर का परिवार बहुत छोटा होगा या नहीं भी होगा, लेकिन एक बड़ा परिवार, और इस बड़े परिवार के लिए इस अभिनंदन का एक समारोह करने का सोचा। आज 2 बातें और कर रहे, उसकी जानकारी देकर मैं मेरा वक्तव्य पूरा करूंगा। एक तो इतने सालों में बाबूराव जी ने जो पत्रकारिता की, उसके कुछ विशेष लेख एक पुस्तिका में संग्रहित किया गया है। उसका उद्घाटन होगा स्मरण गान, इस नाम से उसका उद्घाटन अभी किया जाएगा। भारतीय विचार साधना ने उसका प्रकाशन किया है। लगभग 150 उसका मूल्य रहेगा। कंसेशन क्या है, जो लेने के लिए जाएगा उसको पता चलेगा। तो कंसेशन आज का जो होता है वहाँ पर मिलेगा। और एक बाबूराव जी के अभिनंदन में अभिनंदन मंजूषा बनाई है, उसका भी उद्घाटन होगा। उसमें अलग अलग लोगों के लेख है, 5 भाषाओं में लेख है। संस्कृत में है, हिंदी में है, गुजराती में है, अंग्रेजी में है, मराठी में भी है। उसमें से एक लिखने वाला लेखक आज दुर्भाग्य से हमारे में नहीं है, और वो है महाराष्ट्र के एक बहुत ज्येष्ठ ऐसे जो प्रचारक रहे थे, शिवराज जी सेन। हाल में ही गत सप्ताह में उनका निधन हुआ। नहीं तो शायद आज वो हमारे में भी इस कार्यक्रम में हो जाते थे। इस प्रकार का एक छोटा सा रूप आज के कार्यक्रम का है। मैं भी समिति की ओर से आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और यहाँ ही मेरे वक्तव्य को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय। बंधु आशीष से राष्ट्र और आधा बच्चों को लगाने का संकल्प किया, उसी राष्ट्रीय संघ के सह कार्यवाह आदरणीय मदनलाल देवी जी को कि वह संघ के वरिष्ठ सदस्यों के बारे में अपनी बात। श्री मदनलाल देवी श्री सभा के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री राठौर जी, आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री अडवाणी जी, नारायणराव परदे जी, राम नायक जी, यहाँ आए थे बाबूराव जी को जानने वाले, उनके सहकारी मित्र तथा पत्रकार जगत के अन्य साथी बंधु और बहनें। बाबूराव जी 1948 में जब हिंदुस्तानी समाचार की स्थापना हुई, तब से संघ के प्रचारक के रूप में उस क्षेत्र में गए। पहले मुंबई में थे, बाद में बड़ौदा में थे,
और बाद में पत्रकार बने। पत्रकार जगत में पत्रकार बनना भी कठिन है, अच्छा पत्रकार बनना भी कठिन है, लेकिन अच्छा पत्रकार बनने के पश्चात भी स्वयं से रहना बहुत कठिन है। सभी प्रकार के मोह और विशेषता सब लोगों को विश्वास रहे ऐसी इंटीग्रिटी, रहन सहन में सादगी, आज भी उनके पाँव में काबुल चप्पल है, जिस प्रकार का पायजामा पहनते हैं वही उसी प्रकार का पायजामा वे सर्दियों में पहनते हैं। कड़ी सर्दी में भी आपके पास वो एक पुराना स्कूटर ग्लैमरेटर रहता था। उसी प्रकार से पत्रकार जगत में बड़े शान से वे जीते रहे। उन दिनों में तो आज जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उनके सहकारी, उनके मित्र, उनको चाहने वाले लोग सत्ता में हैं। उस समय तो सब संघ विरोधी, संघ को न चाहने वाले ऐसे लोग थे, लेकिन ऐसे लोगों को भी अपने व्यवहार से, अपने मधुर वाणी से और देश की कुछ समान भूमिका अपनी हो सकती है, इस बात के आधार पर उनसे मित्रता बनाने वाले, विश्वास संभालने वाले और उनके साथ योग्य संबंध स्नेह बनाने वाले ऐसे बाबूराव इस प्रकार के भी संपर्क सूत्र थे। मैं जब पहली बार संघ के प्रचारक के रूप में प्रत्यक्ष संघ कार्य क्षेत्र में आया 1990 के पश्चात, और पहली बार हम दिल्ली में आया तो भी लोग आते थे, पत्रकारिता सीख जाते थे और स्वाभाविक है कि आवश्यकता अनुसार अच्छे करियर के लिए अच्छे एजेंसी अथवा पत्र पत्रिकाओं में उनका सिलेक्शन होता था। ऐसा एक भी पत्रकार मित्र नहीं होगा जो बाबूराव जी को मिलने के लिए दोबारा वहां नहीं जाता हो। यानी मनुष्य के नाते हर पत्रकार प्रशिक्षण लेने वाले मित्र के साथ, सहकारी के साथ, जूनियर के साथ, पालक के नाते, एक सहायक के नाते, मार्गदर्शक के नाते उसके जीवन के सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ विद्युत करने वाले ऐसे बाबूराव जी थे, बाबूराव जी है। बाबूराव जी का ये स्वभाव, ये आचरण और ये सादगी, ये रखना बड़ा कठिन है, लेकिन आवश्यक भी आज के वातावरण में। टेवी जी को अपने बाबूराव टेवी जी के बारे में आपकी बात। माननीय राम नाईक, गुरुवर्य नारायणराव पेटे, माननीय श्रीकांतजी जोशी, माननीय मजुमदार जी और इतर संपर्क सम्मेलन में उपस्थित सभी आत्मीय बंधु भगिनीगण, मैंने बचपन में कविता सुनी थी, संपर्क अमृत को पिलाने ध्येय आया देह लेकर, किंतु उसका वास्तविक अर्थ मुझे उसी समय अनुभव में आया जब मैं प्रथम बार माननीय बाबूराव जी लेने के संपर्क में आया। विस्तृत संपर्क, धर्मनिरपेक्ष, व्यक्ति निरपेक्ष विस्तृत संपर्क, यह उनकी विशेषता उस समय ख्याल में आ। ऐसे महाराष्ट्र में संघ कार्य का प्रारंभ हुआ, तभी से लगभग संघ के साथ बाबूराव जी का संबंध आया। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में अधिकार वाणी से बोलना, लिखना, ऐसी जिनकी क्षमता है से बहुत थोड़े लोग हैं, उनमें से बाबूराव जी एक है।
ध्येय दर्शन होने के बाद जैसा कहा, निर्गुणाच्या संगे लागली जे आवडी, देने के लिए यशोधरी अपनासी माए बापा, वो प्रचारक बन गए। और थोड़े दिन महाराष्ट्र में काम करने के बाद गुजरात में काम करने के लिए गए, जहाँ माननीय मधुकरराव जी भागवत, माननीय लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब, इनके कंधे से कंधा लगाकर गुजरात में संघ कार्य की नींव डालने का काम आपने किया। पहले सत्याग्रह के समय बड़ौदा में थे। बड़ौदा के लोग अभी भी बताते कि पहले सत्याग्रह जो हुआ वह आपने ही संगठित और संचालित किया, और किस तरह से सत्याग्रह संचालित करना चाहिए इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। आज सुप्रसिद्ध विश्वनाथ नरव ने इनको सत्याग्रह के पहले बैच का नेता इस नाते आपने ही नियुक्त किया। और आपकी विशेषता बड़ौदा के लोग बताते कि गायकवाड़ राजे परिवार के लोग और शासन के अधिकारी एक तरफ, सर्वसाधारण जनता एक तरफ, दोनों के लिए समान रूप से लोकप्रिय रहने की जो क्षमता है, कुशलता है, वह बड़ौदा जी ने वहाँ प्रकट की। दूसरी उनकी क्षमता का परिचय बड़ौदा के पास जभोई नाम का गांव है, वहाँ शाखा पर कुछ समाज कंटक हमला करते थे, तो वहाँ जाना, रहना, स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करना, क्षत्रिय प्रति साक्षम व्यवहार कैसे करना ये सिखाना, और इसके कारण आक्रमणकारियों के हमले बंद कर देना, यह एक प्रभावी कार्य वहाँ उन्होंने किया। जभोई के लोग भी इस बात का स्मरण अभी भी करते हैं। माननीय दादा साहब आपटे ने जिस समय हिंदुस्तान समाचार एजेंसी शुरू करने का सोचा, जिन थोड़े लोगों के भरोसे यह साहस उन्होंने किया, उसमें माननीय बापूराव जी थे। और एजेंसी का संगठन तो था ही, लेकिन संवाददाता के रूप में पूर्वाग्रह दोष विरहित समाचार देना, जैसे महाभारत के संजय के बारे में कहा जाता है, ऐसे समाचार देना, यह शैली आपने अपनाई। अभी तक यह शैली कायम रखी। इमरजेंसी के समय हजारों लोग जेल में गए, सैकड़ों लोग भूमिगत रहते हुए काम करते थे, बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते थे, लेकिन सारे काम में एक न्यून था। सभी भूमिगत होने के कारण विभिन्न कार्य और विभिन्न कार्यकर्ता, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रखना, यह कठिन समस्या थी। बापूराव जी ने यह समस्या हल की। उनका काका नगर का निवास यह भूमिगत कार्य और भूमिगत कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन का सेंटर रहा, और इसी के कारण भूमिगत कार्य यशस्वी हो सका। इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी कभी अपने कार्य का उपचार बापूराव जी ने नहीं किया। उसके पश्चात कई लोगों ने लेख लिखे, हमने ये किया वो किया, बापूराव जी ने अपने कार्य का उपचार भी नहीं किया। शायद इसका कारण यह है, परम पूज्य श्री गुरु जी ने जो कहा था कि कार्यकर्ता की मनस्थिति कैसी है, अलेक्जेंडर पोप का उदाहरण देते थे कि thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, seen from the world and not a stone, tell where I lie। इस तरह से उसकी उन्होंने प्रकट की। उनके पिछले बीमारी में जब मैं उनको मिलने जाता था, उनके और एक गुण का प्रकाशन के परिचय मुझे हुआ, वह स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऐसी अवस्था में छोटी बड़ी बातें मैं स्वयं करूंगा, मैंने इतना इच्छा शक्ति का परिचय उन्होंने दिया। उसको देखकर मुझे टेंशन के यूरिसिस का स्मरण होता था, जिसके बारे में कहा गया, मेड वीक बाय टाइम एंड फेथ। उम्र के साथ बीमारी के कारण मेड वीक बाय टाइम एंड फेथ, बट स्ट्रांग इन विल टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू गिव। दैट इज डॉक्टर हॉलिडे, ऐसा मैं समझता हूँ। एक बात छोटी सी, इमरजेंसी के समय हमारे दिल्ली के मित्र हमें कहते हैं
श्री बापूराव जी ने मातृभूमि के लिए सब कुछ दिया ही दिया है, लिया तो कुछ नहीं। तो यदि सब दिया ही है, लिया कुछ नहीं, तो इनका नाम ले क्यों रखा है? उनका जीवाकार के दे होना चाहिए। शायद बापूराव जी को स्वीकार नहीं होगा। इस अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमको हमारे लिए, देश के लिए प्रदीर्घ आयु रखे। विभिन्न रंगों को अपने में समेटे अभिनंदन मंजूषा के लोकार्पण की। इसे लोकार्पित कर रहे हैं देश के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। श्री आडवाणी जी और बापूराव जी का संबंध तब का है जब आडवाणी जी ने नई दिल्ली में पत्रकारिता जीवन में प्रवेश किया था। एक पूर्व पत्रकार सहयोगी के हाथों एक सहयोगी पत्रकार की अभिनंदन मंजूषा का लोकार्पण श्री आडवाणी जी करेंगे और उसके बाद अपने विचार रखेंगे श्री आडवाणी। श्रीकांत जोशी जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आडवाणी जी से कि वो अपनी बात करें। श्री आडवाणी। आज के समारोह में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, सुपल जी, जी, बलिदास जी, राम नायक जी, देवी और सज्जन। राम नायक जी ने कहा कि मैंने जब पत्रकारिता में प्रवेश किया तब से मेरे इस परिचय है। मेरा प्रवेश पत्रकारिता में काफी बार से हुआ। जब मैं ऑर्गेनाइजर के लिए दिल्ली आया था, लेकिन पत्रकारिता का पहला परिचय वास्तव में हिंदुस्तान समाचार केंद्र 1948 में जब प्रतिबंध था, करने के ऊपर पाबंदी लगी थी, और उस समय हमारे कुछ बंधु कराची के, वे कराची के कारावास में थे और कराची के कारावास में कराची के हमारे संघ चालक खान शक्ति गोपालदास और दिल्ली के कार्यकर्ता परिचित होंगे, श्री धनराज जी ओझा, मुंबई के कार्यकर्ता परिचित होंगे, श्री नंद बदलानी, ऐसे करके 20 लोगों को आजीवन कारावास का दंड वहां मिला था। इस आरोप पर कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद पाकिस्तान को ध्वस्त करने की षड्यंत्र किया। इस आरोप में सभी लोग आजीवन कारावास के लिए दंडित किए गए थे। और तब 1948 में विभाजन के बाद जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में एक यह थी कि जो लोग बंदी है पाकिस्तान में या भारत में, अगर जो भारत में मुसलमान बंदी हैं वो पाकिस्तान जाना चाहें तो उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान में हिंदू बंदी हैं वे अगर भारत आना चाहें तो उनको भारत भेजा जाएगा। और इस आधार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसको कहते हैं फिर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, बंदियों की अदला बदली। और बंदियों की अदला बदली होनी थी फिरोजपुर सीमा पर होनी थी। और हमारे जो सिंध के प्रांत प्रचारक थे जो उस समय गुजरात में थे,
और जिनसे बाबूराव ने बहुत अच्छी मुझे परिचित हैं, राजपाल की पूरी, उन्होंने कहा कि इस काम के लिए तुम वहां पर जाओ, फिरोजपुर जाकर के और अपने कांचन जी गोपाल और बाकी लोगों को यहाँ ले आओ। अब किस रूप में जाए, आखिर स्वयं जो संघ पर पाबंदी है, तो इसीलिए संघ के प्रचारक के नाते वहां नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा अभी एक हिंदुस्तान समाचार बना है और उस हिंदुस्तान समाचार के प्रतिनिधि के रूप में तुम चले जाओ वापस। तो जिसको मैं कह सकता हूँ कि पत्रकार के नाते पहली बात में अगर हुआ तो अखिलेश का पत्रकार नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान समाचार का प्रतिनिधि बनकर के और फिरोजपुर गया और सबसे लेकर बाबूराव ले लिए। बालेश्वर भी इस प्रकार के जिन लोगों के आधार पर सारा साहब थे जिन्होंने हिंदुस्तान समाचार को खड़ा किया था और हिंदुस्तान समाचार को ऐसा संस्थान बनाया जिस संस्थान के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे विचारों के, राष्ट्रवादी विचारों के बहुत सारे लोग फैले और उठे। बहुत बड़ी देर रही। यह बात अलग है कि लेले जी के व्यक्तिगत गुण ऐसे हैं कि जिनका उल्लेख मदनदास जी ने किया, दत्तोपंत जी ने किया, प्रसार में और विस्तार में सहायक हुई है। लेकिन अगर कोई प्रमुख एक गुण रहा है तो वो संपर्क का गुण रहा। संपर्क के माध्यम से और अपनी प्रकृति और व्यवहार के संस्कार से अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता जो स्वयंसेवक में होनी चाहिए वह बापूराव में कूट करके भरी हुई है। और इसीलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए जहाँ पर ईर्ष्या बहुत होती है, जहाँ पर किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, ये ऐसे पत्रकार रहे दिल्ली में कि जिनके प्रति सब पत्रकारों का स्नेह सहज रूप से रहा और इसीलिए सहज रूप से सबके स्नेह के वो प्राप्त करते रहे और अपना कार्य करते निर्लिप्त भाव में। कभी कोई बहुत अच्छा सुनाया दत्तोपंत जी ने कि वो तो कभी कुछ लेते नहीं फिर भी लेने हो गए, तो देते ही देते थे। और ऐसे व्यक्ति का हम आज यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। अब मैं उनसे उम्र के काफी छोटा हूँ, अटल जी भी छोटे हैं, नारायण राव बैठे हैं वो उनसे बड़े हैं, दत्तोपंत जी बड़े हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, समान में तो नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होगा। आप 29 फरवरी को आप नहीं जानते। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमेशा वो एक शुभेच्छा प्रकट की जाती है शतायु। और मुझे याद है कि इनकी उम्र में मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे। तो लोग कहते थे कि कैसे कहते हो, तो मैं कहता था एक कारण तो उनका जन्मदिन है जो 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। तो इसीलिए आज के अवसर पर अगर दत्तोपंत जी या उनसे जो उम्र में बड़े हैं वो उनको आशीर्वाद दे शतायु होने का, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि उनकी उम्र भी 29 फरवरी को उनका जन्म हुआ। और इसीलिए वो गलती से सही, लेकिन जिस समय राम नायक ने कहा ना कि अभी अभी उनके 21 साल पूरे हुए ये उन्होंने जो गलती से बात कही उसका संबंध उनके इस जन्म दिवस से भी जुड़ा हुआ है। आज के इस अवसर पर सब लोग आनंदित हैं, सब खुश हैं उनके और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वे समाज की सेवा करते रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। बहुत अच्छा है कि राम नायक जी ने और उनके सहयोगियों ने इस प्रकार के कार्यक्रम की कल्पना की और सब लोगों को यहाँ पर बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। के लेखों से एक सुंदर संग्रह समर नाट का लोकार्पण करेंगे। पुस्तक को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रकाशक किर्लोस्करवाड़ी से आयोजित वसंत आपटे जी। 150 रुपये है और ये पुस्तक सूची साहित्य में 100 रुपये की कीमत है।
एक बार इधर कर दीजिए। धन्यवाद। और इस पुस्तक के लोकार्पण के बाद अब माननीय कवि से अनुरोध है कि वह हमारे मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ स्वयंसेवक नारायण सत्य जी का कलेक्टिव और साव से सत्कार करेंगे। अटल जी, नारायण सत्य जी का, श्रीकांत जोशी जी, नारायण सत्य जी का सत्कार करेंगे। श्री नारायण सत्य जी के बाद माननीय अटल जी कार्यक्रम के जिनके संबंध कार्यक्रम किया जा रहा है, श्री बाबूराव लेले जी का भी शॉल पुष्पफल के साथ सत्कार करेंगे। माननीय अटल जी, श्री बाबूराव लेले जी का। और इसी अवसर पर विवेक मुंबई की ओर से प्रकाशित राष्ट्र साधना अंक की प्रतियां श्री आभाचंद पटवारी भेंट करेंगे माननीय अटल जी को और माननीय अडवाणी जी, श्री आभाचंद पटवारी। इसके बाद अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ राष्ट्रीय मंत्री जी और बाकी सब उपस्थित महानुभाव, प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ बात करनी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो बातें हैं एक तो वक्ता दशस्त्र उसको जो कहा जाता है वैसे वो है, उनके सरस्वती मानो वाणी में ठूस कर भरी हुई है, क्योंकि उनका सत्तांश है जो कुछ मैंने देखा है उनको, जब केवल संसद में 4 सदस्य थे पेंशन के, फिर 4 के 14 हुए, 14 के फिर 90 हुए, लेकिन ये सब जो उनका प्रवास है वो प्रवास मैंने 57 से देखा हुआ, तो 57 से उनको देखा है, उनके बारे में
जो उनके भाषण है, उस भाषण को तो संकलित किया गया है डॉक्टर घटाटे की तरफ से, और बहुत ही रोचक ऐसा वो प्रवास है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर पहली बार हिंदी में भाषण, और वो भी राष्ट्रभाषा में। किसने किया होगा? तो अटल जी ने किया होगा। पहली बार दुनिया में राष्ट्रभाषा हिंदी को जो स्थान दिला गया है, और उसके बाद यहाँ पर सप्रूस में जयप्रकाश जी की अध्यक्षता में उनका इसके लिए सम्मान हुआ। उस सम्मान का भाषण मुझे अभी भी याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी की बात मत करो, हिंदी में बात करो। तो उनके ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो ऐसे संस्मरण में रहेंगे। जैसे संसद में भाषण करते समय एक बार उन्होंने कहा, क्या शांति अशांत हो गई? लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था आजकल में, उसके बारे में श्रद्धांजलि अर्पित करते समय उन्होंने कहा कि आज शांति अशांत हो गई है। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य रहते थे वो कायम संस्मरण में रहेंगे। ऐसी वाणी जिनकी है, ऐसे प्रधानमंत्री के सामने कुछ ज्यादा बात करना ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए मैंने कहा कि वक्ता रक्षु यानी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग वक्ता होंगे, उनमें जिनका स्थान बहुत ही अग्रणी रहेगा, ऐसे प्रधानमंत्री के सामने भाषण करना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन और इन लोगों के जिन्होंने इसकी रचना की, कार्यक्रम की, उनको मैंने कहा भी था कि पहले मैं भाषण करूंगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री स्वयं बोले, उसके बाद मैं बोलूंगा, लेकिन उनका आग्रह था कि नहीं, मैंने ही पहले बोलना चाहिए। तो पहले बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, और इसके लिए मैंने संस्मरण खाली सुनाए उनके बारे में, और उनके जो वाणी है उनकी, जिस पर लोग इसके लिए लट्टू रहते, यानी इसका उदाहरण सबसे देना हो तो इनका था। तो प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री उपस्थित रहते। क्या अटल बिहारी जी का भाषण संसद में होगा तो क्या बोलेंगे क्या नहीं, भले आलोचना करें, आलोचना की तो भी उसको ऐसी वाणी में आलोचना करते थे कि एक बार मुझे इन दिनों में संरक्षण मंत्री थे यशवंतराव चौहान, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई अटल बिहारी जी वाजपेयी और बलराज बघेल इनमें बहुत गहरा मतभेद है, ऐसा हम सुनते, तो वास्तविक स्थिति क्या है? तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, केवल इतना ही है फर्क कि एम्फोसिस जो है किसी बात के बारे में कहना, तो उसका उदाहरण साझा उन्हीं दिनों का मैंने उनको दिया। LIC ग्राउंड था पहले, जहाँ पर कृषि विधान के बारे में खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। तो उस समय भाषण करते समय बलराज बघेल और बाकी उनके समर्थक इन्होंने भाषण करते समय नेहरू गद्दार इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया। लेकिन बाद में अटल बिहारी जी का भाषण हुआ तो अटल बिहारी जी ने गद्दार इस शब्द का प्रयोग न करते हुए, लेकिन देश का कितना नुकसान अटल बिहारी अपने खुशहाली के कारण हुआ है, इसके सब उदाहरण देकर जो कहा वो मैंने यशवंतराव जी को बताया कि भाई ये फर्क है इस चीज का। एक आदमी फटाक से गद्दार कह देगा तो दूसरा कहेगा कि देश का कितना नुकसान हुआ है, ये हम बताते करके सब उदाहरण गिनाते रहेंगे। तो ये मैंने कहने के बाद यशवंतराव जी एकदम खुश हो गए, कहने कि दोनों में मतभेद है नहीं। मैंने कहा वही तो एक बात, लेकिन अलग अलग ढंग से कहने का जो तरीका रहता है वैसे है
अटल जी कहेंगे कि भाई कितना नुकसान हुआ है देश का, और बलराज उद्धव कहेंगे कि गद्दार ये है अपना खुद का गुण है। तो वैसे गुणी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने तो बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे कहा जाए कि नहीं आपने बोलना ही चाहिए। इसके लिए थोड़े शब्दों में मैंने जो कुछ कहना है कह दिया है, इस पर आप विचार कर सकते हो जरा। इस अवसर पर अपने विचार रखें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, समारोह के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, इनके सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया गया है। श्री बाबूराव जी बेरे, श्री नारायण राव जी करके, श्री दत्तोपंत जी खैरी, श्री मदन लाल जी देवी, श्री राम भाव भाई, श्री अक्का बेटा के, और यहाँ सभागार में उपस्थित बीजेपी और सीपीओ, आज का कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम बन गया है। मणि शासन का सहयोग हो गया है। देवे जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। 86 वर्ष के हो गए। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन यदि मेरी भी उम्र में भी सक्रिय है, कार्य प्रवृत्त है और यथाशक्ति समाज की सेवा के काम में लगे हुए। अभी ये शब्द को लेकर कुछ चर्चा यहाँ हो रही है। मुझे ताजा खबर दी है। अखबार में लेटेस्ट न्यूज का बड़ा महत्व होता है। संवाददाता कौन है ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं नहीं जानता ये कहाँ तक सही है। अगर बाद में ये गलत निकले तो मैं उसका संशोधन करने के लिए तैयार रहूंगा और स्पष्टीकरण उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी खबर होगी। मुझे संवाददाता ने खबर दी है, लेले लोग इतने कंजूस माने जाते थे। एक लेले ने स्टैम्प बनाते समय ये गुल्ले बनाया और उससे 2 बार कागज मोहर लगाने की जरूरत पूरी थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसका अर्थ समझा है। मेरे जी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय व्यक्तित्व। उन्होंने कहा वो मुझे 50 साल से देख रहे हैं,
मैं भी उन्हें 50 साल से देखता हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि वो मुझे ऊपर से देखते हैं और मैं नीचे देखता हूँ। वो पत्रकार दीर्घा में बैठे रहते हैं। पत्रकार दीर्घा में भी ऐसे पत्रकार होते हैं जो लगातार उनकी नजर किए रहते हैं कि गड़बड़ तो कोई नहीं हो रही, मगर पहले भी उनमें नहीं है। वो अगर दूर भी खड़े रहे तो सारा चित्र उनकी आंखों के आगे आ जाता है और वो उनकी कलम से चित्रित हो जाता है। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं कि जो लगातार पत्रकारों की ओर नजर लगाए हुए हैं। भाषण सकता है या नहीं सकता है तो बातें पता लगता है, लेकिन वो अपने और साथियों का ध्यान खींचने में कोई कमी नहीं करते और बार बार पत्रकार दीर्घा की ओर देखते हैं। ऐसे वातावरण में हम दोनों का साथ हुआ है। उन दिनों में किसी स्वतंत्र संवाद समिति को चलाना, आरंभ करना और उसे उद्देश्य की प्राप्ति के काम में लगाना बहुत मुश्किल था। किसी का बोलबाला था, आज भी है, लेकिन जो भाषाई पत्र थे उनके लिए संवादों की व्यवस्था अंग्रेजी के माध्यम से होती थी और अंग्रेजी में समाचार मिलते थे जिनका अनुवाद करना पड़ता था, फिर चाहे हिंदी में करें चाहे मराठी में करें, और इसलिए पत्रकारिता पीछे रह जाती थी। मुझे याद है कि दैनिक पत्र में मैं यहाँ काम करता था तो रात में खबर आई पुलिस ओपन फायर। अब जो सज्जन टेबल पर बैठे थे सबके घर जाने का वक्त आ गया था, मगर चलते चलते एक खबर होती है चलते चलते, जब चलते चलते सब चल रहे थे तो खबर आ गई, गोली चल गई, ओपन पुलिस ओपन फायर। तो जिसके हाथ में लगी उसने अनुवाद किया, पुलिस ने आग खोल दी। दूसरे खबर आ गया मोटे शीर्षक में, पुलिस ने आग खोल दी। हम लोगों ने कहा ये हिंदी भाषा है जो अपने को व्यक्त नहीं कर सकती, हिंदी भाषा की कोई कमी नहीं थी, कोई दोष नहीं था, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं हुआ। उस समय अनुवाद के द्वारा जो भाषाई पत्र चलते थे उन्हें कठिनाई होती थी। हिंदुस्तान समाचार उन्हें अग्रणी था, उसने अपने पांव जमाए, अपना विस्तार किया, अन्य भारतीय भाषाओं को भी अपनी गोद में समेटा और स्वदेशी संवाद समिति का एक जो सपना था उसको साकार किया। पहले जी की अभी जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, स्मरण ग्रांथ, अब अडवाणी जी और मैं इसकी चर्चा कर रहे थे कि गांठ का क्या मतलब है, ये कौन सी गांठ है? ये गांठ ऐसे तो नहीं है जो खुल न सके। तो गांठ का मुझे पता लगा कि एक मतलब एक ही है कि स्मरण के लिए जैसे वर्षगांठ होती है तो एक गांठ लगा लेते हैं डोरी में, जो जीवन की डोरी होती है वो होती छोटे रूप में है, तो उसमें गांठ बांध लो, यानी याद रखो, स्मरण करो। मगर स्मरण गांठ, क्या याद को याद करें या स्मरण की गांठ पक्की है? और मैंने वो पुस्तक देखी। अगर लेनिन जी के व्यक्तित्व का आपको पूरा परिचय प्राप्त करना हो तो इस छोटी पुस्तक को जरूर पढ़िए। समाचार अलग है, सूचना देता है, जो सत्य दिखाई दे रहा है उसका उसे वर्णन करना होता है, लेकिन समाचार के साथ जो टिप्पणी जाती है, पत्रकार की अपनी जो टिप्पणी जाती है, या समाचार से अलग जो पत्रकार लिखता है व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, उसका असली मूल्यांकन होना चाहिए। पहले जी में लिखा है अनेक मान्य सज्जनों के बारे में, वो अलग अलग विचारों के लोग हैं, विरोध में हैं, सत्ता में हैं, राजनीति में हैं, और उनके बारे में लेने जी ने
ऐसे इस खंड से उसको प्रस्तुत किया है तो उसमें राजवेश का तो सवाल ही नहीं है, मगर व्यक्ति का अच्छे से अच्छा पहलू सामने आए और पढ़ने वाले को उसमें से दिखा मिले। ये पुस्तक इतनी उपयोगी है। ये पुस्तक संस्कृत में स्वतंत्र भारत की छोटी सी डायरी है, 45 से लेकर आज तक की छोटी सी डायरी। आप उसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो घटनाएं सामने आ जाएंगी, और घटनाओं की अगर विवेचना करेंगे तो व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। और थोड़े में बहुत संक्षेप में अच्छी बात कही गई है, प्रभावशाली भक्ति की गई है। मैं उसके लिए रेड्डी जी को बधाई देता हूँ। मैं कहूँगा कि आप अभी लिखना बंद मत करिए, बोलते जाइए, लोग लिखते जाएंगे। अब तो बोल कर लिखा जा सकता है, किसी और दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने विचार व्यक्त करते रहिए, लोगों को उनका लाभ उठाने दीजिए। रेड्डी जी के साथ इस अवसर पर सरदे जी भी उपस्थित हैं। सरदे जी का मेरा संबंध बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। जब मैं स्वयं सेवक बना तो उसमें सरदे जी का बहुत बड़ा और संघ की पद्धति के अनुसार मैं स्वयं सेवक बना और उसमें सरदे जी का हाथ है, तो जमता नहीं कहीं स्मृति के हाथ के मैं लिखूं, इसके लिए सरदे जी लगातार प्रेरित करते थे। अब तो वो लिखना बंद हो गया है, लेकिन कुछ पुरानी कविताएं हैं जो मुझे सुनाई जाती हैं और फिर मुझे याद दिलाया जाता है कि आपकी कविता है। मुझे भरोसा नहीं होता कि क्या मैं ऐसी कविता लिख सकता था, लेकिन राजनीति ने कविता भी छीन ली और वक्तृत्व कला पर भी प्रहार किया है। लेकिन जैसा है उसको लेकर चलना पड़ेगा। मैं रेड्डी जी का अभिनंदन करता हूँ। हम उनके बहुत आभारी हैं, उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया। इस अवसर पर सरदे जी भी उपस्थित हैं। हम सबके लिए विशेषकर मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अटल जी के इस उद्बोधन के बाद बाबा जी लेंगे। प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय दत्तोपंत जी, माननीय रामबाबू नायक, श्रद्धेय सरदे जी और सामने बैठे तो उपस्थित सज्जन, आप यहाँ आए, ये समारोह की गरिमा बनाई और बाबूपुर और रेड्डी जी के बारे में कितना लोगों का आकर्षण है ये आज दिखाई दे रहा है। सिंधु साई नागपुर से आए, दत्तोपंत केरल से आए, अटल जी अडवाणी ने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और आप सब आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक साइड हो जाओ यार। हेलो, आप साइड होइए ना। अगला पीछे नहीं जा सिक्योरिटी वाले नहीं आप देखो यार। हाँ जी, आप
बनाएंगे क्या जैसा कैमरा लाया ऐसे ही आ गया जो आप करते आए वही राजकुमार जी ये बोलिए हाँ वो जो उस समय ललित कला अकादमी का था ना, उस समय मैं चीफ मिनिस्टर तो मेरे ही पास आया था। वो तो कह रहे हैं कि वो कहीं ज्यादा आप डिजर्व करते हैं, खूब भावुक हो रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं किए, आपकी महानता के आगे वो सम्मान खुद कुछ आए, बहुत कुछ। यही मैं कह रही थी कि वहाँ ये कह आप औरों को कहते हैं सर इधर रेडी एक मिनट इधर देखना रेडी अभी बैठे रहना वीडियो चल कोई बहुत काम इतना होता है कि इनका रवैया आप आइए इधर आइए इधर आगे फ्रंट फ्लोर फ्रंट में होगा पीछे क्यों जा रहे हैं वाला कनेक्शन हमारा बंदी कह रहा है हमारा केरला कनेक्शन नहीं अभी बजा यार डॉक्टर बंदी के